हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। आज से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और आज ये फर्स्ट लेक्चर है क्रैश कोर्स का और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि फैक्ट्स पे। तो ऐसा ना हो कि कोई सोच रहा हो कि सिर्फ आज का लेक्चर देख के सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। रटने से कभी भी कोई पेपर हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हो सकता है क्वालिफाई कर लें, मगर अगर हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो हमारे चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं क्वालिफाई करने के, क्योंकि हमें तब चीज़ें समझ आती हैं और हम क्वेश्चंस ईज़िली सॉल्व कर पाते हैं। तो आज के लेक्चर में फोकस यही रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट की जाए, ठीक है, ना कि फैक्ट्स पे फोकस किया जाए। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? सबको पता है इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स मीन्स प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सबसे पहला डाउट लोगों को यह आ रहा होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं, ठीक है। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स वो होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जो कि क्या होती हैं, पेरिशेबल होती हैं। पेरिशेबल मतलब जो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और उनका क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब कि जैसे आप मान लेते हैं कि आपने कोई कार खरीदी, आज खरीदी, जैसे आज क्या है 12 में 2021, और आप उसको 4 साल बाद बेचते हो। तो आज खरीदी 5 लाख में मान लेते हैं कार, तो 4 साल बाद आप क्या मतलब 5 लाख में ही बेचोगे, क्योंकि वियर एंड टीयर होगा ही कार कुछ ख़राब होगी, तो आपको क्या करना पड़ता है, सस्ते दाम पे बेचना पड़ता है। इसको कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो किनका होता है, गुड्स का ही होता है, ठीक है। और गुड्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और वो क्या होती हैं, पेरिशेबल मतलब जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, ये सब सड़ जाता है ना, बर्बाद हो जाता है, इसको कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। तो गुड्स स्टोर कर सकते हैं, पेरिशेबल होती हैं, और उनका क्या होता है, डेप्रिसिएशन। दूसरी बात, सर्विसेज जो होती हैं, इनको ना ही हम स्टोर कर सकते हैं, कैन नॉट बी स्टोर्ड, और इनका डिप्रिसिएशन नहीं होता, नो डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे टायर जो है, ठीक है, टायर क्या है, गुड है। अब आप कार चलाओगे तो टायर तो घिसेगा, तो इसका क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन। और इसको हम टायर को क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। मगर टायर पंक्चर हो गया और टायर को सही करवाना है, ठीक है, टायर का रिपेयरिंग करवानी है, टायर की रिपेयरिंग करवानी है, तो ये क्या हो गया, हमारी टायर की रिपेयरिंग हो रही है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्विस। और सर्विस कौन देता है, मैकेनिक देता है इस केस में। तो ऐसा तो नहीं है कि मैकेनिक की सर्विस हम स्टोर कर पाएंगे, कि जैसे मान लेते हैं कार चला रहे हैं, कार बीच में पंक्चर हो गई और हमने मैकेनिक की सर्विस स्टोर कर रखी थी, डिब्बा खोला और उसकी सर्विस निकली और क्या हो गया, हमारी कार क्या हो गई, रिपेयर हो गई, टायर रिपेयर हो गया। ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते और ना ही उनका डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन मतलब ऐसा नहीं कि आज मैकेनिक वो अच्छा है और 2 महीने बाद वो कहो कि यार वो नखरे दिखा रहा है, ऐसा नहीं, इसको नहीं कहेंगे कि ये डिप्रिसिएशन हो गया उसका, ठीक है। तो मैकेनिक की जो सर्विसेज हैं उसका डिप्रिसिएशन हम नहीं माप सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये हो गया हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस, ठीक है। तो टायर गुड है और टायर रिपेयरिंग क्या है, सर्विस है। और ये कौन प्रोवाइड करता है यहाँ पे, इस केस में मैकेनिक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या देखी थी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या होता है वो अभी आगे देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को, और उनका कंजप्शन कैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। इन सब का जो स्टडी होती है उसको होती है हमारी इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आगे आते हैं, हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे हमारे एडम स्मिथ।
ये किस लिए फेमस हुए थे? ये अपनी एक बुक थी इनकी, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके लिए ये क्या हुए थे, फेमस हुए थे। अब आते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स पे। सो टू मेन ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स branches. First is micro economics and second is macro economics. First is micro and second is macro इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सबसे यहाँ पे डिफरेंस अगर जानना है ना, तो माइक्रो और मैक्रो में, तो सबसे अगर जिसको माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस पता है वहाँ से ही समझ आ जाएगा। माइक्रो का मतलब हम लोग बहुत छोटे लेवल पे देखते हैं, मैक्रो मतलब हम थोड़े बड़े से लेवल पे, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में हम लोग इसमें क्या डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल्स के बारे में, इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स मीन्स जैसे कि हम देख लेते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे सिंगल यूनिट कोई है, ठीक है। सिंगल यूनिट मीन्स कि जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं कोई गरीब है, पुअर पीपल, ठीक है। तो उसकी डिमांड और सप्लाई अलग होगी, ठीक है। उसके लिए डिमांड सप्लाई का मतलब क्या होगा, अलग होगा। क्यों? जैसे अब जो गरीब इंसान है वो क्या चाहता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसे रोटी मिल जाए और कपड़ा मिल जाए, मकान मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं उसको। गरीब सिर्फ क्या, किसकी लड़ाई है उनके लिए, रोटी और कपड़े की, ठीक है। तो उनके लिए क्या है चीज़ें, वो क्या चाहते हैं, वो सिर्फ रोटी और क्या चाहते हैं, कपड़ा चाहते हैं। अब मिडिल क्लास की बात करते हैं। मिडिल क्लास क्या चाहता है, मिडिल क्लास चाहता है कि हमारे पास रोटी भी हो, कपड़ा भी हो और मकान भी हो और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो उनके पास, कि हमारे पास पेंशन वाली स्कीम हो, ठीक है, इंश्योरेंस हो उनके पास, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए डिमांड सप्लाई क्या है, अलग है, ठीक है। वो चाहते कुछ और है, उनको मिल भी क्या रहा है, कुछ और रहा है, ठीक है। क्योंकि उनकी डिमांड अलग है तो उनकी सप्लाई भी क्या होगी, अलग होगी। वैसे ही अगर जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, हायर क्लासेस, उनकी डिमांड सप्लाई क्या है, अलग है। उनको चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान, तो उनके लिए बात ही नहीं है, वो तो इसके बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वो उनके लिए लड़ाई क्या है कि वो सर्विसेज, अपना मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा करते हैं कि मतलब घर एकदम बहुत बढ़िया सा आलीशान बना हो, ठीक है। नॉर्मल घर उन्हें नहीं पसंद आएगा, उन्हें कैसा घर चाहिए, आलीशान घर, ठीक है। दूसरा कि कार बहुत अच्छी हो, सब घर में सबके पास आईफोन हो, सबके पास आईपैड हो, तो उनकी डिमांड और उनकी सप्लाई क्या है, अलग है, ठीक है। वो चाहते कुछ और हैं, इसलिए उनके लिए सप्लाई भी क्या है, कुछ और है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम लोग इंडिविजुअल मार्केट्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल मार्केट्स मीन्स कि जैसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया गया था, सिलेबस वाली क्लास में, कि जैसे हमारे पास क्या होती है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। तो इनकी डिमांड एंड सप्लाई का कर्व क्या होता है, अलग होता है। तो मोनोपोली मीन्स कि जैसे इनकी जैसे हम जहाँ पे सिर्फ क्या है उसका राज, जैसे आईफोन, जैसे एप्पल है, तो आईफोन आईपैड वाले क्या है, उनकी मार्केट अलग है, उनकी डिमांड अलग है, उनकी सप्लाई अलग है। परफेक्ट कंपटीशन जैसे आलू प्याज टमाटर, इनकी मार्केट क्या है, अलग है। आलू प्याज टमाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई भी क्या है, बहुत ज़्यादा। आईफोन की डिमांड उतनी नहीं है और सप्लाई भी उतनी नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एप्पल वाला एग्जाम्पल, और ये क्या है, आलू प्याज टमाटर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो इंडिविजुअल मार्केट्स की यहाँ पे बात करते हैं कि मोनोपोली वाली मार्केट कैसा डिमांड सप्लाई का कर्व होगा, ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में कैसा डिमांड सप्लाई होगी, ठीक है। तो आलू प्याज टमाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सब लोग आलू प्याज टमाटर सभी लोग खाते हैं और उसकी सप्लाई भी क्या है, बहुत ज़्यादा। एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत
कम ही लोग यूज़ करते हैं और उनकी सप्लाई भी उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, इंडिविजुअल मार्केट्स की बात करते हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे, हमारे एडम स्मिथ ही थे। ठीक है, मगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट किसने किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट किसने किया था, डेवलपमेंट किया था एल्फ्रेड मार्शल ने, एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या किया है, डेवलपमेंट किया है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे थे, यहाँ पे हम एज ए होल बात करते हैं, एज ए कंट्री, एज ए नेशन। ठीक है, एज ए कंट्री, एज ए नेशन। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि पूरे कंट्री में डिमांड और सप्लाई कैसी है। ठीक है, कि पूरी कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कितनी है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की सप्लाई कितनी है। तो हम यहाँ पे ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं, यहाँ पे ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं। ठीक है, दूसरा इनके फादर कौन थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर थे जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, कौन फादर थे, जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज ए होल, एज ए कंट्री, एज ए नेशन बात करते हैं, और ओवरऑल डिमांड एंड ओवरऑल सप्लाई की बात होती है कि सारी चीज़ों की डिमांड कितनी है, सारी चीज़ों की सप्लाई कितनी है। यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि गरीब आदमी क्या चाहता है, मिडिल क्लास वाला क्या चाहता है, हायर क्लास क्या चाहता है, एक पर्टिकुलर मार्केट कैसा बिहेव करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग माइक्रो में बात करते हैं, यहाँ पे ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाती है मैक्रो में। ठीक है, ये सबको समझ आ गया है। अब दूसरी बात यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एक फैक्ट है कि दोनों का डिफरेंस किसने बताया था, माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस फर्स्ट टाइम किसने बताया था, रैगनर फिश ने बताया था। कब बताया था, 1933 में। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो ये फर्स्ट टाइम किसने बताया था, रैगनर फिश, FISCH 1933। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, बेसिक हमारा इन्फो हो गया है। अब यहाँ से आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब सबसे बड़ा जो हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है, ठीक है, प्रोडक्शन क्या है। तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। प्रोडक्शन क्या है कि द प्रोसेस बाय विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स। अब ये इनपुट्स एंड आउटपुट्स क्या है, इनपुट्स मतलब हमारा रॉ मटेरियल क्या है अभी बताते हैं। ठीक है, और आउटपुट्स क्या है, आउटपुट्स जैसे हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे कॉटन शर्ट है, ये हमारा क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, हम लोग पहन रहे हैं, ये हमारा क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है। कॉटन शर्ट के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन। तो कॉटन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉटन शर्ट में। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्शन। और किसकी हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉटन कन्वर्ट हो रहा है कॉटन शर्ट में विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये जानने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कॉटन से हमें क्या बनाना है, कॉटन शर्ट बनाना है, तो हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत होगी, हमें इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ज़रूरत होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, तो हमें कॉटन से कॉटन शर्ट बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी, हमें सबसे पहले चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ज़मीन। ठीक है, तो लैंड चाहिए। अब लैंड तो मिल गया, लैंड से थोड़ी क्या कॉटन से शर्ट बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए होगा, लेबर भी चाहिए होगा।
काम करने वाले लोग भी चाहिए होंगे। अब लेबर से मतलब ये नहीं होता जो डेली लेबर वाले, ठीक है, वो लेबर मीन्स जैसे मैं भी लेबर ही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे टीचिंग दे रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक तरह से लेबर है। तो लेबर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मजदूर, ठीक है, लेबर जो हमारा होता है उसमें सारी सर्विसेज आती हैं। अब दूसरा, लैंड तो आ गया, लेबर आ गया, दूसरा क्या चाहिए, ज़मीन आ गई, मजदूर आ गया। अब क्या चाहिए, कॉटन शर्ट बनाने के लिए अब चाहिए हमें पैसा, मनी और कैपिटल। अब मनी कैपिटल देखो, अब क्या है, मनी जिसके पास खूब पैसा पड़ा है वो तो आराम से खोल सकता है, मगर सब लोग के पास तो पैसे नहीं हैं उतने, तो जो लोग के पास नहीं है वो क्या लेते हैं, वो लोन लेते हैं, ठीक है। और बैंक उनको लोन क्यों देती है, बैंक क्यों देती है, क्योंकि बैंक क्या कमाती है, इंटरेस्ट कमाती है, ठीक है, उस लोन पे क्या कमाती है, इंटरेस्ट कमाती है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल हमारे लिए क्या है, मनी है। और मनी कहाँ से मिलता है, अगर आपके पास है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जनरली बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है, लोन लेना ही पड़ता है। और लोन कौन देता है, बैंक देता है। और लोन क्यों देता है, क्योंकि वो क्या कमाता है, उस पर इंटरेस्ट कमाता है, ठीक है। तो हमारे लिए कैपिटल का इनडायरेक्टली मतलब क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। दूसरा, अब ये चीज़ें तो आ गई, तीन चीज़ें आ गई, लैंड आ गया, लेबर आ गया, मनी और कैपिटल आ गया। अब पैसा आ गया, लगाया किसने, पैसा किसने लगाया, एंटरप्रेन्योर ने, एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब है ओनर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का मतलब कौन है, ओनर। ओनर का मतलब सबको समझ आ रहा है ना, ओनर मतलब बिजनेसमैन। तो इसका क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, मेन रोल होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लाने में, ठीक है। क्यों, अपने आप ना ही ज़मीन आएगी, ना ही अपने आप लेबर आएगा, ना ही अपने आप पैसा आएगा, जब तक ये आदमी नहीं होगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं आने वाला है। तो मेन रोल किसका है, एंटरप्रेन्योर का है, बिजनेस क्लास का है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर सबसे ज़्यादा हमारा क्या कहता है, मदद करता है प्रोडक्शन में। तो ये हमारे यही क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो हमें क्या, कॉटन से क्या चाहिए, कॉटन शर्ट चाहिए। तो कैसे कैसे बनेगी, हमें इंडस्ट्री लगानी होगी, इंडस्ट्री के लिए हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, मनी और कैपिटल चाहिए। मनी और कैपिटल से मतलब क्या है, हमें इनडायरेक्टली क्या मतलब है, इंटरेस्ट से मतलब है। और एंटरप्रेन्योर की स्किल्स चाहिए। एंटरप्रेन्योर की स्किल्स में क्या आता है, जैसे मैनेज, सारा सब कुछ कौन करता है, मैनेजमेंट यही देखता है, ठीक है, सब कुछ यही देखता है और इसका मेन रोल होता है। ये हमारे होते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। अब अगर इकोनॉमिक्स की बात करें ओवरऑल, तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही क्या है, डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक का मतलब बहुत ही चेंज होता रहता है, और हर चीज़ क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से सब चीज़ें क्या हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, हमारा बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, और वो आपस में सब चीज़ें क्या होती हैं, उसमें इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब इंटर रिलेटेड से क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे देखें कि इकोनॉमिक्स में हर चीज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट होती है एक दूसरे का, कॉज एंड इफ़ेक्ट ऑफ ईच अदर। इकोनॉमिक्स में हर चीज़ क्या होती है, कॉज एंड इफ़ेक्ट ऑफ ईच अदर। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, पोवर्टी, ठीक है। मान लेते हैं कि आप गरीब हो, ठीक है। अब इसमें दिल पे नहीं लेना कि भाई हमको गरीब कह रहे हैं, ठीक है, गरीब नहीं, मतलब मान लेते हैं कि आप गरीब हो। तो गरीब क्यों हो, गरीब क्यों हैं आप, क्योंकि आपके पापा क्या थे, गरीब थे। अब सच्चाई यही है, आपके पापा क्या थे, गरीब थे, इसलिए आप क्या हो, गरीब। सबको समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये यही रियलिटी है, आप गरीब किस लिए हो, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस जनरेशन थी वो गरीब थी, ठीक है। तो आपकी गरीबी का कारण कौन है, आपकी गरीबी का कारण कौन है, पापा। और पापा के गरीब होने का इफ़ेक्ट क्या हुआ कि आप क्या हो गए हो, गरीब हो गए हो, आप क्या हो गए हो, पुअर हो गए हो। सबको समझ आ गया है, ठीक है। तो
तो इकोनॉमिक्स में हर चीज़ आपस में क्या होती है, एक दूसरे का क्या होती है, कॉज एंड इफेक्ट होती है। जैसे हम कॉटन शर्ट की बात कर रहे थे, तो कॉटन शर्ट पे आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कॉटन शर्ट क्या था, अभी पिछले महीने था 100 रुपये का, इस महीने क्या हो गया है, पिछले महीने मतलब अप्रैल में था 100 रुपये का और मई में हो गया है ये 120 रुपये का। अब महंगा हो गया है। क्यों महंगा हो गया है, क्या रीज़न है इसका? रीज़न है कि लेबर क्या हो गया है, महंगा। लेबर हो गया है हमारा कॉस्टली। ठीक है, तो ये हमारा जो लेबर है जो कॉस्टली हो गया है, ये हमारा क्या हो गया, कॉज। ये हमारा क्या हो गया, कॉज। और इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि शर्ट क्या हो गई हमारी, कॉस्टली। ठीक है, तो शर्ट महंगा होने का रीज़न क्या है? रीज़न है लेबर महंगा हो गया, और लेबर महंगा हो गया, इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि शर्ट क्या हो गई हमारी, महंगी। तो इकोनॉमिक्स में हर चीज़ क्या होती है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। तो एवरीथिंग हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स एंड एवरीथिंग इज़ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक चीज़ और, कि अभी हमने क्या बोला कि एवरीथिंग हैज़ पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग हैज़ पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पेट्रोल और डीज़ल, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल एंड डीज़ल पे जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है। टैक्स नियर अबाउट कितना है, 60% है। पेट्रोल डीजल पे टैक्स कितना पड़ता है हमारा, 60% है। अब मान लेते हैं अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट कम करती है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को क्या किया, कट कर दिया, तो इससे क्या होगा, महंगाई क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गया हमारा, वन प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व। अब जैसे ही ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई, वैसे ही हमारा क्या होगा, एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो गया है, कम हो गया है। रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट की इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। और इनकम अगर गवर्नमेंट की कम होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिसोर्सेज कम होंगे गवर्नमेंट के पास खर्चा कम करने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब चीज़ें क्या होंगी, हमारी कम बनेंगी। और लॉ एंड ऑर्डर भी उतना अच्छे से मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वो भी उतने अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। तो देख सकते हैं टैक्स रेट कट करेंगे अगर हम लोग, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई कि रेवेन्यू क्या हो गया हमारा, लोअर हो गया। उसकी वजह से इनकम गवर्नमेंट की लोअर हो गई, तो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास कम हो गई खर्चा करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा सा डेवलप नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, ना ही लॉ ऑर्डर मेंटेन कर पाएगी, ना ही सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरीथिंग हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब दूसरा एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो रीज़न होता है वही क्या होता है, रेमेडी। रीज़न बिकम्स द रेमेडी। इकोनॉमिक्स में रीज़न ही क्या बन जाता है हमारा, रेमेडी बन जाता है। रीज़न का मतलब क्या है, कारण ही हमारा क्या बन जाती है, दवा। कारण ही क्या बन जाती है, दवा। जैसे आप अभी बात किया था कि आप गरीब हो, ठीक है, आप क्या हो, गरीब। तो आप गरीब हो तो क्यों गरीब हो, क्योंकि आपके पास क्या नहीं हो पाया, इनकम का जनरेशन नहीं हो पाया, आपके लिए क्या नहीं हो पाया, आय का सृजन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रीज़न है, किसका, आपकी गरीबी का रीज़न क्या है कि इनकम का जनरेशन नहीं हो पाया। तो रेमेडी क्या है, रेमेडी यही है कि आप इनकम क्या करो, रेमेडी क्या है कि आप इनकम को क्या करो, जनरेट करो। यही क्या हो जाएगी आपकी इनकम, रेमेडी हो जाएगी, यही आपकी क्या हो जाएगी, दवा। तो रीज़न क्या था कि आपके लिए इनकम का जनरेशन नहीं हो पाया,
और यही क्या बन गई आपकी रेमेडी कि आपके लिए अगर इनकम का जनरेशन हो जाए तो आप गरीब से किधर चले जाओगे, रिच की तरफ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में रीज़न ही क्या बन जाता है, दवा बन जाता है। और इकोनॉमिक्स में हर चीज़ का क्या होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट कम करती है तो महंगाई कम होगी, मगर रेवेन्यू साथ में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर्विसेज उतनी अच्छी से प्रोवाइड नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, और हर चीज़ का पॉजिटिव निगेटिव इफ़ेक्ट होता है, ये सबको समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन पे, जो हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, लैंड है। सेकंड क्या है, लेबर है। थर्ड क्या है, कैपिटल है। और फोर्थ क्या है, एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारी कंट्री में, इंडिया में सिर्फ एक पेन बन रहा है। सिर्फ क्या बन रहा है, एक पेन बन रहा है। ठीक है, सिर्फ एक पेन ही बना रही है इंडिया, मतलब कंपनी क्या है, सिर्फ एक ही पेन बना रही है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक पेन का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस पेन को बनाने में लैंड के लिए कितना खर्चा करना पड़ा। मान लेते हैं 5 रुपये खर्चा। लैंड में क्या खर्चा करना पड़ा, मान लेते हैं ज़मीन खरीदनी पड़ी, या हमने किराए पे ली ज़मीन। ठीक है, दुकान खोली, या प्रोडक्शन करने के लिए दुकान में प्रोडक्शन करने के लिए हमने मशीन लगाई। ठीक है, तो दुकान का जो रेंट था वो क्या आया, 5 रुपये। तो रेंट भी क्या है, एक तरह से लैंड में ही काउंट होगा। लेबर को हमने दिए कितना, 5 रुपये। लेबर के लिए क्या दिए, उसको हमने वेजेस दिए, उसका क्या दिया, भत्ता दिया। ठीक है, कैपिटल क्या है, 5 रुपये। लोन लिया तो बैंक को क्या दिया हमने, इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट क्या दिया, 5 रुपये दिया। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, अब एंटरप्रेन्योर को 5 रुपये क्यों दे रहे हैं, सब कुछ कौन कर रहा है, एंटरप्रेन्योर ही कर रहा है ना। तो एंटरप्रेन्योर खुद नहीं कमाएगा कुछ, तो एंटरप्रेन्योर क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो प्रॉफिट कितना कमाया, 5 रुपये कमाया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल पेन का कॉस्ट कितना हो गया, 20 रुपीज़ हो गया। इसको कहते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फैक्टर कॉस्ट। जहाँ पे सिर्फ क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट जोड़ा जाता है, उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो पेन का फैक्टर कॉस्ट क्या है, एक पेन का फैक्टर कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़ है हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो जब सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट। अब यही फैक्टर कॉस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्केट प्राइस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्केट प्राइस में। कब, जब गवर्नमेंट इस पर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। और गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स क्यों देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग को क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, रोड्स दे रही है, ब्रिजेस बनवा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है कि हमारे ऊपर कोई अटैक तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसलिए हम टैक्स दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को हमने टैक्स दे दिया, मान लेते हैं कितना दे दिया, टैक्स भी दे दिया 5 रुपये। तो अब टोटल जो कॉस्ट हो जाएगा हमारे पेन का, टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा पेन का वो कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़। और इसी को ही कहेंगे पेन का मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, जब हमारा टैक्सेस लग जाते हैं फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक पेन को बनाने पे जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो खर्चा किया था वो कितना था, 20 रुपये। और उसी को क्या कह रहे थे हम लोग, उसी को कह रहे थे हम लोग फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट पे जब हमारा टैक्स लगा तो वो क्या हो गया, हमारा मार्केट प्राइस। क्लियर है इतना। अब ये हमारा हो गया मार्केट प्राइस। अब दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन
इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर। तो ये तीन टर्म हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं, दो पहलू नहीं, कितने पहलू हैं, तीन पहलू हैं। तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर, और इनकम किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर के बराबर। प्रोडक्शन इनकम के बराबर, इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर, ठीक है। अब ये देखते हैं कि प्रोडक्शन इनकम के बराबर कैसे है। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, हमने क्या लैंड लिया, उसके लिए हमने 5 रुपये दिया रेंट। किसको दिया, जिसका लैंड था उसको हमने रेंट दिया, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या हो गई, रेंट क्या हो गया, उसके लिए इनकम हो गया। लेबर को हमने 5 रुपये दिए, उसके लिए हमने दिए क्या, वेजेस, मगर उसके लिए क्या हो गई, वही इनकम हो गई। कैपिटल मनी हमने खर्चा किया, या इंटरेस्ट लोन लिया, तो इंटरेस्ट किसको, बैंक को दिया, बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम हो गई। एंटरप्रेन्योर ने 5 रुपये अपना जोड़ा, किस लिए जोड़ा, क्योंकि वो कुछ तो अपने पास रखेगा ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट उसके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। क्लियर है। टैक्स हमने दिया गवर्नमेंट को सर्विसेज के लिए, मगर टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई, गवर्नमेंट की क्या हो गई, इनकम हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम 5 रुपये, इनकम 5 रुपये, इनकम 5 रुपये, इनकम 5 रुपये, गवर्नमेंट की इनकम भी कितनी, 5 रुपये। तो सारा इनकम कितना हो गया, लैंड से जो इनकम आया था, कितना आया था, 5 रुपये। लेबर को वेज दिया था, उसके लिए क्या हो गई, इनकम 5 रुपीज़। कैपिटल बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या हो गई, इनकम कितनी हो गई, 5 रुपये। एंटरप्रेन्योर ने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट हमारे लिए है, उसके लिए क्या है, इनकम। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, टैक्स क्यों लगाया, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए क्या हो गई, वो इनकम हो गई। और कितना लगी, 5 रुपये। तो ये सब कुछ क्या है, 5 रुपये। तो टोटल देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 25 रुपीज़। तो अगर एक पेन प्रोड्यूस होता है किसी कंट्री में, ठीक है, और उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, मार्केट प्राइस कितना है उसका, 25 रुपीज़ है, तो प्रोडक्शन कितने का हुआ, 25 रुपये का हुआ, तो इनकम भी कितनी होगी, 25 रुपये होगी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ रिलेट हो रहा है, जैसे सब लोग कहते रहते जीडीपी चिल्लाते रहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ इतने चल रहा है, इतना चल रहा है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा, जीडीपी ग्रोथ होता है, तो क्या बताता है, अभी हमने क्या बताया कि प्रोडक्शन इक्वल टू क्या है, इनकम है। तो अगर प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, तो इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर कोई कंट्री प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है, तो एक्चुअली में वो क्या बढ़ा रही है, कंट्री की क्या बढ़ा रही है, इनकम इंक्रीज़ कर रही है। इसीलिए सब लोग क्या जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो प्रोडक्शन अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी इनकम में। वेलफेयर किसका होता है, पीपल का होता है। सबको समझ आ रहा है ये बात, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सब इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। सीधे ऐसा ना करे कि आरबीआई जो है 50-50 लाख रुपए सबको बांट दे, 50-50 लाख रुपए एवरी इंडियन को मिल जाए, और कहे कि भाई ये तुम्हारी हर महीने की इनकम है। तो फिर क्या होगा कि डिमांड जो होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रिक्शा वाला भी कहेगा कि भाई हमको आईफोन चाहिए, ठीक है, उसको भी क्या गुची के शूज़ चाहिए, ठीक है, उसको भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, उसको भी क्या चाहिए, फ्रिज चाहिए, उसको भी क्या चाहिए, टीवी चाहिए। तो अब गरीब भी क्या डिमांड कर रहा है, फ्रिज, टीवी, आईफोन, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स,
ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और सबके पास फ्री में पैसा पड़ा हुआ है 50 लाख, तो कोई काम तो करना नहीं चाहेगा। अब जब कोई काम नहीं करना चाहेगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्शन तो होगा नहीं, तो बाहर से सब क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट जब करना पड़ेगा तो अब सब हमारे ही लिए थोड़ी बना रहा है, इंडिया के लिए सब चीज़ें थोड़ी बन रही हैं। तो इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी हमारी महंगाई, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हमारी उड़द की दाल जो होगी वो 50,000 रुपये किलो मिलेगी। फिर आपके पास 50 लाख जो थे, 50 लाख जो रुपए थे वो कुछ भी नहीं होंगे। जब वो 1 किलो उड़द की दाल 50,000 रुपये में बिकेगी तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये जो तरीका है ये तो बिल्कुल नहीं सही है। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन, टू इंक्रीज़ द इनकम। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ और इनकम क्या होगी, अल्टीमेटली ही इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। ये सबको समझ आ गया। ठीक है, अब आगे एक चीज़ देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, आगे देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब एक्सपेंडिचर, जैसे आप पेमेंट करते हो, पेमेंट तो आप बहुत कुछ करते हो, ठीक है, कि आप इतने पैसे अपने दोस्त को दे रहे हो, इतने पैसे आप हॉस्टल वाले को दे रहे हो, आप इतने पैसे टिफ़िन सर्विस को दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पेमेंट है। मगर हर पेमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता है, हर पेमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता, सिर्फ वही पेमेंट एक्सपेंडिचर होता है जो आपको बेनिफिट देता है, जो आपको क्या देता है, बेनिफिट, वही क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, पेमेंट विच गिव्स बेनिफिट्स टू यू। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप मान लेते हैं हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का आप रेंट देते हैं, हॉस्टल में रहते हैं आप, हॉस्टल का रेंट देते हैं, तो ये आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हॉस्टल का रेंट देना आपको बेनिफिट दे रहा है, हाँ दे रहा है। क्यों क्यों क्योंकि आपको क्या है, रहने के लिए जगह मिल रही है। तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। आप टिफ़िन वाले को क्या दे रहे हो, टिफ़िन सर्विस के पैसे दे रहे हो, तो इसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। और ये अगर आपको बेनिफिट दे रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। अब दूसरा एक एग्जांपल देते हैं। आप 500 रुपये अपने किसको, दोस्त को देते हो, इसका कोई बेनिफिट होगा, इसका कोई बेनिफिट है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्यों, अब ये ना कहना कि वो भाई हम उसकी मदद हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में हमें देखना है, सिर्फ हमें चीज़ों को क्या करना है, जनरलाइज करना है, हमें एक्सेप्शंस केसेस नहीं देखने हैं कि ये हमें दुआएं देगा, हेल्प करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हमें इकोनॉमिक वैल्यूज़ में देखना है कि 500 रुपये हम दोस्त को दे रहे हैं 10 महीने के लिए, ठीक है, तो वो हमें कुछ बेनिफिट देगा, कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। तो ये हमारा क्या है, नॉट अ एक्सपेंडिचर, ये सिर्फ क्या है, हमारा एक पेमेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, तो सबको पेमेंट और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या है, वो एक्सपेंडिचर जो आपको 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट दे, 1 साल से क्या दे, ज़्यादा बेनिफिट दे, मोर देन 1 ईयर। आपको बेनिफिट क्या मिले, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। ऐसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल क्या है, अभी आगे समझते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर दें,
जो ऐसे एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट एक साल या एक साल से कम बेनिफिट दें, उनको कहते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे अभी हमने बताया था हॉस्टल वाला, ठीक है। हॉस्टल जो है रेंट, आप रेंट कितने हर महीने देते हो ना, कि एक बार दे दिया रेंट और ज़िंदगी भर आप कह रहे हो आप वहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आपका हॉस्टल वाला जो रेंट है ये कैसा एक्सपेंडिचर है, ये आपको बेनिफिट कितने टाइम का दे रहा है, जनरली कितना, 1 मंथ का बेनिफिट दे रहा है। तो ये आपका कैसा एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही टिफ़िन सर्विस, टिफ़िन सर्विस जो है वो कितने मंथ का बेनिफिट दे रही है, 1 मंथ का बेनिफिट दे रही है। तो ये भी क्या हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि 1 साल से कम बेनिफिट दे रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। एग्जाम्पल से, आपने खरीदा स्मार्टफोन, वो कब तक बेनिफिट देगा स्मार्टफोन, 1 साल से तो ज़्यादा ही देगा ना। अब ऐसा ना कहना है, अब एक्सेप्शन केस ना लेने लगना है इसमें। अभी हमने क्या बताया था, वी हैव टू जनरलाइज, हमें चीज़ों को क्या करना होगा, जनरलाइज करना होगा। हमें ऐसा एक्सेप्शनल केस नहीं देखना होगा कि चाइना का फ़ोन है तो अभी कल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। जनरली फ़ोन जो होते हैं 1 साल से तो ज़्यादा चलते हैं, तो जनरल केसेस देखने हैं, तो 1 साल से क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल आपके लिए क्या है, मोटरसाइकिल क्या है हमारे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो 1 साल से क्या दे रही है, ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। मगर आपको पेट्रोल तो हर महीने बता रहे हैं, तुरंत जब जितना आप चलाओ उतना ख़त्म होगा। तो पेट्रोल आपके लिए क्या होगा, पेट्रोल का खर्चा क्या हो गया आपके लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमेशा ज़िंदगी भर एक बार पेट्रोल डला लिया, ज़िंदगी भर गाड़ी चलेगी, ऐसा नहीं होगा। सबको समझ आ गया, ठीक है। तो मोटरसाइकिल आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेट्रोल क्या है आपके लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्मार्टफोन आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ़ोन 1 साल से तो ज़्यादा चलेगा, फ़ोन 1 साल से ज़्यादा चलेगा ना। मगर रिचार्ज तो हर महीने कराना पड़ता है, 2-3 महीने में कराना ही पड़ता है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि रिचार्ज हमें बेनिफिट जो देगा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने, जैसा प्लान लेंगे उसी हिसाब से देगा, ठीक है। मगर स्मार्टफोन जो है वो तो हम ज़िंदगी भर चला सकते हैं, खाली चलाएं भले ही, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 1 साल से ज़्यादा जब जनरली फ़ोन चलता ही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और रिचार्ज हमें हर महीने कराना ही पड़ता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट सिर्फ कितना देगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इससे ज़्यादा तो नहीं। मगर स्मार्टफोन हमारा 1 साल से ज़्यादा चलेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फ्रिज खरीदा, फ्रिज जो खरीदा हमारा कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मगर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सबको क्लियर हो गया। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। और आज सिर्फ बेसिक्स पे फोकस किया गया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपके फोकस किया गया है, ठीक है। फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। अभी काफ़ी क्लासेस बाकी हैं, 6-7 क्लासेस बाकी हैं इसकी, ठीक है। और हमें ध्यान रखना है कि हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है, फैक्ट्स तो अपने आप ही याद हो जाते हैं, ठीक है। सो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जीडीपी क्या होती है, जीवीए क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, क्लियर है। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड
अगर सही लगे तो भाई लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर आगे मिलते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय।